नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अचूर अग्रवाल। आज़ाद CGPSC एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देख रहे थे एवं उसके अंतर्गत आने वाले दो प्राकृतिक प्रदेश पूर्वी बुंदेलखंड का पठार एवं जशपुर सामरी पाट प्रदेश को हमने कवर कर लिया था। आज हम महानदी बेसिन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। यह छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देख पा रहे होंगे, जिसके उत्तर में जो यह भाग था कौन कौन सा था? पूर्वी बुंदेलखंड का पठार एवं इधर जशपुर सामरी पाट प्रदेश। नीचे आएगा दंडकारण्य का पठार एवं जो इसके बीच में यह जो भूभाग दिख रहा है यह किसका भाग है? महानदी बेसिन कह सकते हैं। ठीक है, एवं इस महानदी बेसिन को और ज़्यादा वर्गीकृत तौर पे लिखें तो क्या करेंगे? देखिए, यह जो बीच वाला भाग है यहाँ पर मैदान है एवं इसके चारों तरफ परितः उच्च भूमियाँ हैं, चोटियाँ हैं, पठार हैं। तो इस वजह से इस महानदी बेसिन को और ज़्यादा वर्गीकृत करके लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान एक भाग और दूसरा सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, एवं सीमांत उच्च भूमि भी दो प्रकार की, पश्चिमी सीमांत भूमि, पूर्वी सीमांत भूमि। ठीक है, तो और ज़्यादा वर्गीकृत कर दिया किसको? महानदी बेसिन को। अब प्राकृतिक तौर पे अन्य प्राकृतिक प्रदेशों से यह सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ के अंदर। यह मैंने बता रखा है, प्रतिशत कितना था वो भी बता रखा है ना। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन अन्य प्रदेशों के कंपैरिजन में। आकृति क्या होगी? पंखाकार। अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इस भूभाग का ढाल किधर होगा वो भी देख लेते हैं। तो ढाल देखने के लिए आपको नदी के प्रवाह की दिशा पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो मुख्य नदी याद रखिएगा। सबसे पहली मुख्य नदी है महानदी, जो प्रवाह होते होते उड़ीसा जिले में उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है एवं वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी में कौन जाके नदी मिलती है? शिवनाथ नदी। और शिवनाथ में एक नदी यहाँ से भी आती हुई मिलती है, ऐसा मरियारी नदी। तो अल्टीमेटली देखेंगे कि जो नदी की प्रवाह की दिशा है मुख्यतः किस ओर है? पूर्व की तरफ। इस वजह से इस भूभाग का जो ढाल है किधर माना जाएगा? पूर्व की तरफ। एरो कर दिया है मैंने। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं इस भूभाग के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य भाग आते हैं। मैदान आता है, कौन सा पठार आता है, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे इधर जो दिख रहा है ये कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिम भाग, पेंड्रा लोरमी का पठार। कौन से जिले में एक्सपांशन है इसका? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही वर्तमान में, एवं कोरबा जिले में इसका एक्सपांशन है। इस वाले क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र है? हसदो मांड बेसिन। यह जो गोल घेरा करके रखा है कौन सा क्षेत्र है? हसदो मांड बेसिन। अब हमने हसदो रामपुर बेसिन देखा था, याद है? वो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार था, लेकिन हसदो नदी बहती हुई इधर ही आ रही है ना। तो इसी वजह से इस क्षेत्र को कह रहे हैं हसदो मांड बेसिन। यह जो क्षेत्र है जो उत्तर पूर्व की तरफ है इसको कहते हैं छुरी मातरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, इस भूभाग में कोरबा बेसिन, साइड में रायगढ़ बेसिन, नीचे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, उसके नीचे दुर्ग रायपुर का मैदान, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, नीचे तरफ आएंगे तो नीचे दिख रहा है दुर्ग राजनांदगांव की उच्च भूमि। अब बात कर लेते हैं सीमांत भूमि की। पूर्वी सीमांत भूमि, पश्चिमी सीमांत भूमि। पश्चिमी सीमांत भूमि में स्टार्ट करेंगे कवर्धा से लेकर पूरा राजनांदगांव, कवर्धा बेमेतरा से लेकर राजनांदगांव मैकल श्रेणी का विस्तार है पश्चिम सीमांत भूमि। पूर्वी सीमांत भूमि में देखेंगे यह जो जिला है, क्या जिला है ये? महासमुंद से कवर करता हुआ, रायगढ़ को छूता हुआ, महासमुंद कवर करता हुआ गरियाबंद, पूरा यह क्षेत्र। ठीक है, धमतरी का विभाग इसमें शामिल है। तो क्या लिखा हुआ है? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, यह वाला जो क्षेत्र है। सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है क्लियर दिखे आपको। तो देखिए अब क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। बीच वाला भाग जो है मैदानी भूभाग एवं इसके सीमांत क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र हैं, चोटियां हैं, पठार है। तो इस वजह से इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है? एक कटोरे की भांति, बीच में समतल, चारों तरफ उठा हुआ। क्लियर है दोस्तों? तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ तथ्य इसके संबंध में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे महानदी बेसिन को दो स्थलाकृतियों में बांट दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ का मैदान एवं सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि कौन कौन सी? पश्चिमी, पूर्वी। ठीक,
मैदान के परितः रिमलैंड का निर्माण हुआ है। ठीक है, रिमलैंड एक उठा हुआ भाग, परितः उठा हुआ भाग रिमलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो उठे हुए भाग हैं, इस कारण किसका निर्माण हो रहा है? रिमलैंड का निर्माण हो रहा है। और इसी वजह से इस भूभाग की आकृति किसके समान दिखाई देती है? कटोरे के समान दिखाई देती है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहने के पीछे एक कारण भी यही है कि यह पूरा भूभाग कटोरे के समान है एवं मैदानी क्षेत्रों में, जो बीच वाला क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र है, उसमें चावल की खेती मुख्यतः होती है यहाँ पर। तो कटोरे में चावल रखा है तो किस प्रकार प्रतीत हो रहा है? धान का कटोरा के जैसे, धान के कटोरे के जैसे। बात समझ में आई क्यों कहते हैं? आगे देखते हैं शैल समूह। शैल समूह का देखिएगा, मुख्यतः कड़प्पा शैल समूह पाए जाते हैं इस मैदानी भूभाग में, कड़प्पा शैल समूह। आर्कियन शैल समूह का भी विस्तार है, जैसा कि मैंने बताया था आर्कियन शैल समूह जो है वह पूरे छत्तीसगढ़ में उसका विस्तार है, तो यहाँ पर भी मिलेगा वो। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से मैदानी भूभाग में कौन से शैल समूह का विस्तार है? कड़प्पा। ठीक है, इसी वजह से जो मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पर लाल पीली प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी और यह चावल की खेती के लिए उत्तम है। अन्य फसल के तौर पे देखें तो गेहूँ, बाजरा, अलसी, सरसों, मूंगफली, यह सारी खेती भी सामान्य तौर पर की जाती है, लेकिन मुख्य फसल होगा चावल। खनिज कौन सा मिलेगा? जहाँ भी कड़प्पा शैल समूह मिलेगा, ध्यान रखिए, तो उसके अपर्दन से जो खनिज मिलता है या अयस्क जो मिलता है, कह सकते हैं चूना पत्थर और डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका अयस्क है? चूना का, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें सारी लिंक करके है, कड़प्पा, लाल पीली मिट्टी, खनिज कौन सा? चूना। कड़प्पा शैल समूह की वजह से चूना पत्थर एवं डोलोमाइट। अन्य खनिज के तौर पे जैसे आर्कियन शैल समूह है, तो जहाँ भी आर्कियन शैल समूह होगा लौह अयस्क भी पाया जाएगा कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मिट्टी में क्या सिर्फ लाल पीली मिट्टी ही मिलेगी क्या? अच्छा, लाल पीली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है मटासी मिट्टी, ध्यान रखिएगा ना, मटासी मिट्टी। काली मिट्टी भी कुछ कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला जो बेल्ट है, कौन कौन सा जिला आ रहा है? कवर्धा आ रहा है, राजनांदगांव आ रहा है, बेमेतरा आ रहा है, दुर्ग का कुछ भाग आ रहा है, बालोद आ रहा है, तो इस वाले क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कोरबा रायगढ़ क्षेत्र में लोअर गोंडवाना क्षेत्र है। यह जो ये रायगढ़ है, ये कोरबा है, तो इस क्षेत्रों में ना लोअर गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। लोअर गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या मिलेगा? और कोयला मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और सुन लीजिए, चूँकि मुख्य तौर पे कड़प्पा शैल समूह होने की वजह से चूना पत्थर मिलेगा, और किस उद्योग का मुख्य जो बोलना चाहिए खनिज है वह चूना पत्थर होता है? सीमेंट उद्योग का। ठीक है, एक मूल जो खनिज होता है, इंग्रेडिएंट होता है उद्योग का, किस उद्योग का होता है चूना पत्थर? सीमेंट उद्योग का। तो इस वाले मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, जांजगीर चांपा हो गया, कोरबा हो गया, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया कुछ हिस्सा, तो इस वाले क्षेत्रों में बहुत सारे सीमेंट संयंत्र हैं। आप देखेंगे तो रीज़न वही है क्योंकि यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना, और चूना एक मेन इंग्रेडिएंट है सीमेंट उद्योग के लिए। बात समझ में आई? तो यह सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। कोरबा रायगढ़ कोयला भी पाया जाता है, तो इतने सारे खनिज हो गए यहाँ पर से। आगे हुए देखते हैं औसत वर्षा इस क्षेत्र में कितनी है? 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक, वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा कम होती है। वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया का मतलब है कि जो बारिश हो रही है, वृष्टि हो रही है, वह छायादार, मतलब वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, बारिश छाया वहाँ पर हो गया है, वृष्टि छाया। तो वृष्टि छाया प्रदेश में कम बारिश होती है 112 सेंटीमीटर के आसपास। और कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा? तो देखिए ये मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी से जस्ट यहाँ पर लगा हुआ है क्या? कवर्धा, कवर्धा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली जो मानसून है वह बरसात करती है, बारिश करती है। तो बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून की शाखा है वो इस तरफ से एंटर करती है। अब यहाँ पर जो ना पर्वत श्रेणी है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक कर करके है, लगातार नहीं है, तो यहाँ पर से मानसून ईजिली घुस जाता है।
ठीक है, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है। तो इस क्षेत्र में आके बंगाल की खाड़ी की शाखा मैदानी भूभागों में काफ़ी अच्छी बारिश करती है, लेकिन इस क्षेत्र में कवर्धा वाले क्षेत्र में और राजनांदगांव को कुछ वाले क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते इसकी जो बारिश करने की क्षमता है मानसून की वो कम हो जाती है, क्योंकि बारिश करते हुए आ रही है ना। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी बारिश की क्षमता कम हो जाती है, किसकी? बंगाल की खाड़ी की शाखा की। और इस तरफ से कौन सी आती है मानसून की शाखा? अरब की मानसूनी शाखा आती है, इधर से अरब सागर की मानसूनी शाखा आती है इस तरफ से, पश्चिम तरफ से। तो देखिए यहाँ पर जो पहाड़ है, मैकल श्रेणी है, वो कंटिन्यू है, लगातार है। तो यहाँ से जो अरब सागर की जो मानसूनी शाखा है वो घुस नहीं पाती। इधर से भी इस क्षेत्र को बारिश नहीं मिल रहा है, इधर से भी कौन रोक के रख दे रहा है? मैकल श्रेणी, इस मानसूनी शाखा को। तो यह वाला जो क्षेत्र है वह सूखा रह जाता है, या जिसे हम कह सकते हैं वृष्टि छाया वहाँ पर हो जाती है। इसी वजह से ऐसे क्षेत्र को, जो क्षेत्र पर्वत श्रृंखला की वजह से मानसून को रोक देता है, तो उसके दूसरे तरफ वाला भाग क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। तो इस वजह से इस क्षेत्र में, इस कवर्धा वाले और राजनांदगांव के उत्तरी क्षेत्र में कम बारिश होती है, 112 सेंटीमीटर के आसपास। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हुए देखिएगा, अब हम बात करेंगे प्रमुख स्थलाकृतियाँ या चोटियों के बारे में। सारी चीज़ें अच्छे से एक बार देख लीजिए, जो भी डाउट मैंने बताया है वो सारी चीज़ें, मैदान कहाँ पर है, उच्च भूमि कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। ठीक है, चलिए देखिए प्रमुख स्थलाकृतियाँ एवं चोटियों के बारे में देखिएगा। पेंड्रा लोरमी का पठार, मैं बारी बारी से सभी स्थलाकृतियों को लेते हुए उसकी प्रमुख चोटियों के बारे में बताऊंगा, नोट करिएगा। पेंड्रा लोरमी का पठार इधर दिख रहा है, दो चोटियाँ याद कर लीजिए, पलमागढ़ चोटी, लाफागढ़ चोटी। पलमागढ़ चोटी जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में वर्तमान में, ठीक है, पलमागढ़ चोटी। एवं लाफागढ़ का जो विस्तार है वो कौन से जिले में विस्तार है? कोरबा में। ठीक है, तो पेंड्रा लोरमी के पठार से दो चोटी याद रखना है, पलमागढ़, लाफागढ़। पलमागढ़ की ऊंचाई याद रखिएगा 1080 मीटर एवं लाफागढ़ की जो ऊंचाई है 1048 मीटर। आगे बढ़ते हुए देखिए बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, यह वाला जो क्षेत्र है वो। दलहा पहाड़ याद रखिएगा 700 से 750 मीटर के आसपास की हाइट है। कहाँ पर मिलेगा? जांजगीर चांपा। और ज़्यादा प्रिसाइज करें तो जांजगीर चांपा के कहाँ पर? अकलतरा, अकलतरा। ठीक है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठाने के लिए जिलों का क्रम आपको याद होना ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन सा ज़िला है। अगर वो दिमाग में है तो यह गैस करने में कोई दिक्कत नहीं कि भैया यहाँ पर जो है रायगढ़ है, यहाँ पर बिलासपुर पड़ता है, तो इसी वजह से क्या बोल दिया? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। यहाँ पर कोरबा पड़ता है, मैदानी क्षेत्र है, कोरबा बेसिन। ठीक है, कवर्धा है, राजनांदगांव है, इस तरफ बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद है। ठीक है, इस तरीके का अगर जिले का क्रम याद है ना तो आपको गैस करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। और जिलों के क्रम को लेके एक वीडियो मैंने काफ़ी अच्छा बना रखा है, पूरी सीमा रेखा से संबंधित, उसे देखिएगा ज़रूर। ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान दिख रहा है, दलहा पहाड़ हो गया, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, यही सीक्वेंस है। तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि मतलब ये वाला जो क्षेत्र है दिख रहा है, लिखा हुआ है, यह जो डॉट डॉट किया है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है चोटियों के नाम, बहुत सारी चोटियाँ हैं, बहुत सारी। सोनबेरा पठार 943 मीटर, धारी डोंगर 899 मीटर। अब ध्यान रखिए कि अगर पूछा जाए धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी माना जाएगा धारी डोंगर 899 मीटर। सोनबेरा पठार है, ठीक है, 943 ये पठार है। ठीक, तो ये जो थोड़ा सा है डाउटफुल है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो कौन सी? धारी डोंगर 899 मीटर। लेकिन इसे भी नोट कीजिएगा, है ना, 943 मीटर। दोनों में डिफरेंस समझ में है, पठार है एक चोटी है। अन्य पहाड़ियों के तौर पे देखते हैं महासमुंद में, महासमुंद में रदन की पहाड़ी मिलेगी, शिशुपाल रेंज, नरियर पानी, नरियर पानी रेंज, या नरियर पानी जो है मुख्य रूप से नरियर पानी बोलते हैं, नारियल पानी बोल लीजिए, जो भी। गरियाबंद में ना नारियल पानी मुख्य रूप से कहाँ पर है? गरियाबंद में, गरियाबंद में नारियल पानी। बड़े पाट डोंगर,
1006 मीटर। याद रखिएगा, महासमुंद की बात चल रही है। धमतरी में सिहावा पर्वत, महानदी का उद्गम। प्राचीन नाम क्या है? सुक्तिमती। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, 586 मीटर हाइट है। तो यह है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि से संबंधित पर्वत श्रृंखला। ठीक है, भातरीगढ़ की पहाड़ी भी पाई जाएगी गरियाबंद में, आगे देखेंगे, वो नीचे मैंने अलग से लिख रखा है। तो क्लियर है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। आगे बढ़ते हुए देखते हैं दुर्ग सीमांत उच्च भूमि या दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ये। ठीक है, दल्ली राजहरा 700 मीटर, डोंगरगढ़ की पहाड़ी 704 मीटर। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि कौन कौन सा जिला कवर कर रहा है? ध्यान रखिए, कौन कौन सा जिला कवर कर रहा है? राजनांदगांव का भाग है, दुर्ग का कुछ भाग है, और मेन मुख्यतः बालोद का भाग है, या दल्ली राजहरा उसके अंतर्गत आने वाला। ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मैकल श्रेणी। सबसे मुख्य श्रेणी जो है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है पूरा यहाँ से यहाँ, मैकल श्रेणी का भाग। बदरगढ़ सबसे ऊंची चोटी 1176 मीटर हाइट है, और कह सकते हैं कि इस प्राकृतिक प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, 1176 मीटर, मैकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और बदरगढ़ कहाँ पर है? कवर्धा में, कबीरधाम में। वैसे ही मैकल श्रेणी से संबंधित एक चोटी का नाम है कांदाबनी, वो भी कहाँ पर है? कवर्धा में। चांदी डोंगर, चितवा डोंगर, पानाबरस, राजनांदगांव। कुछ समय पहले तक यह माना जा रहा था कि शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है वो पानाबरस की पहाड़ी है ना, जो राजनांदगांव में है, लेकिन अब उसे चेंज कर दिया गया है। अब ऐसा माना जाता है कि जो शिवनाथ नदी है उसका उद्गम स्थल है गढ़चिरौली, जो है महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। ठीक है, और भी देखते हैं, झाला पहाड़ है 1136 मीटर, बामनगढ़ की चोटी है 1127 मीटर, देवसानी, लीलवानी और ब्रह्मजी, यह सारी जो चोटियां हैं किसके अंतर्गत आ रही है? मैकल श्रेणी। और पूछा जाए मैकल श्रेणी किस मुख्य पर्वत श्रेणी का भाग है, तो मैकल श्रेणी सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। बताया था मैंने कि छत्तीसगढ़ के इस वाले भूभाग में जितने भी पर्वत श्रेणियाँ आएंगी वह विंध्य श्रेणी की मुख्य भाग होंगी, और इसके नीचे इस क्षेत्र में जितने भी, इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी पर्वत श्रेणियाँ आएंगी वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग होंगे। ठीक है, अच्छा, मैकल श्रेणी के अंतर्गत एक और चोटी आती है जिसमें, जो कहाँ पर है? अमरकंटक के अंदर, अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की जो हाइट है वो है 1057 मीटर। हालांकि ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एवं मैकल श्रेणी का विस्तार भी जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में भी है, एवं छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में भी है, समझिएगा। अन्य पहाड़ियों में अगर देखा जाए तो अन्य पहाड़ी में याद रखिएगा, एक छाता पहाड़ बलौदा बाजार, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव में है, मैकल श्रेणी का ही भाग है, एवं भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में है। तो इतनी सारी चोटियों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैंने मुख्य रूप से ये नहीं बताया कि जैसे कि बोला आपको, अगर जिलों का क्रम याद है तो आप बता सकेंगे कि यह जो मुख्य भूभाग है कौन कौन सा जिला कवर करता है, बता दीजिए। देखिए कहाँ से शुरू करते हैं? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, नीचे आ जाएगा फिर क्या? बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर, यह सारी चीज़ें। ऊपर कोरबा, जांजगीर चांपा, इधर आएंगे रायगढ़, नीचे आएंगे महासमुंद, महासमुंद के नीचे गरियाबंद, धमतरी। ठीक है, यह सारी चीज़ें। बलौदा बाजार इसके आ जाएगा, किसके? रायपुर के ऊपर। रायपुर के नीचे क्या आ जाएगा? धमतरी आ जाएगा। तो मुख्य तौर पे कौन कौन से ज़िले यहाँ पर आ गए, यह पूरा बता पाएंगे आप? ठीक है, बोलने का मतलब दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग एवं बिलासपुर संभाग के एकदम उत्तरी भाग को, थोड़ा सा उत्तरी भाग को छोड़कर बिलासपुर संभाग के, क्योंकि बिलासपुर संभाग के कुछ उत्तरी जो भूभाग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का दक्षिणी भाग के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो 3 संभाग बोलना चाहिए, ये जो भाग है कवर कर रहा है, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग। ठीक है, तो जिला आपको गैस हो सकता है काफ़ी इजली, जिलों के बनने का क्रम अगर आपने देखा है, सीमा रेखा अगर आपने देख रखी है तो। ठीक है, तो यह था हमारा तीसरा और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, महानदी बेसिन।
अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं लास्ट भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आखिरी आने वाला भौतिक प्रदेश, वह है दंडकारण्य का पठार। इतनी सारी चीज़ें आप याद करते जाइए। कुछ एक पोर्शन कवर होने के बाद हम मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने वाले हैं और उसका उत्तर कैसे लिखा जाए इस पे चर्चा हम करेंगे। अगर ये वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा और अपने जो कुछ सुझाव हैं वह भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप अवश्य भेजिएगा, जिसके तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सुधार करना चाहते हैं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं दंडकारण्य पठार के भाग को लेकर।